हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो म्यूटेशन पार्ट 3 है और इससे पहले म्यूटेशन पार्ट 1 पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद इसमें मेनली हम लोग जीन म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि जीन क्या है। जीन इज़ द हेरिडिटरी यूनिट यानी अनुवांशिक इकाई है सारे एनिमल्स की और प्लांट्स की भी। तो जीन वास्तव में होता क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जिनसे मिल के डीएनए बना है, तो वन जीन इज इक्वल टू वन न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। एक न्यूक्लियोटाइड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक फॉस्फेट होता है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और एक नाइट्रोजीनस बेस होता है, यानी एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन में से कोई एक नाइट्रोजीनस बेस होता है। तो उसमें अगर कोई चेंज होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज आता है, तो वो जीन म्यूटेशन कहलाएगा। वास्तव में फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर में कोई चेंज नहीं हो सकता है, होता चेंज हमेशा नाइट्रोजीनस बेसेस में है। तो ये जो चेंज होगा नाइट्रोजीनस बेस में सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा है या उस पॉइंट पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम पॉइंट म्यूटेशन भी है। तो कितने तरह का जीन म्यूटेशन होता है। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि डबल हेलिकल स्ट्रैंड है और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं और एडेनिन के साथ थायमिन पेयर कर रहा है। दोनों स्ट्रैंड का आमने सामने आने पे थायमिन के साथ एडेनिन, फिर थायमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, इस तरह से पेयरिंग होती है। तो ये एक सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं, ये मान लेते हैं कि पेरेंट डीएनए है। जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, यानी जब इसका रेप्लिकेशन होगा, तो ये स्ट्रैंड इसके लिए टेम्पलेट का काम करेगा और ये स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के लिए टेम्पलेट का काम करेगा, जिसके सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। ये आधार होगा, उस आधार के सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, जैसे एडेनिन के सामने थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थायमिन के सामने एडेनिन ऐड नहीं होके उससे ये मिलता जुलता बेस है गुआनिन, तो गुआनिन ऐड हो गया। अब गुआनिन ऐड हो गया तो वो तो उस सेल में नए जनरेशन में चला गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब उस डीएनए का फिर से रेप्लिकेशन होगा सेकेंड जनरेशन में, तो फिर क्या होगा कि ये वाला स्ट्रैंड तो टेम्पलेट बन गया एक डीएनए के लिए, ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट बन गया दूसरे डीएनए के लिए। और जब ये वाला स्ट्रैंड पेरेंट जैसा है, इसके सामने सेम यही बेस पेयर्स ऐड हो रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पेरेंट जैसा ही है। लेकिन इसके सामने क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि गुआनिन था टेम्पलेट में, तो गुआनिन के सामने साइटोसिन ऐड हो जाएगा और ये वाला बेस पेयर इस जगह पे एडेनिन थायमिन बेस पेयर था, इसकी जगह पे साइटोसिन गुआनिन बेस पेयर आ जाएगा। इसके चलते डीएनए में बदलाव हो जाएगा। ये जीन म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन क्या है, ए प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। प्यूरिन्स क्या क्या हैं, एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन कहते हैं और साइटोसिन और थायमिन को पायरिमिडीन कहा जाता है। तो एडेनिन गुआनिन इज रिप्लेस्ड बाय गुआनिन एडेनिन, तो ये ट्रांजिशन है। पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, साइटोसिन थायमिन बाय थायमिन साइटोसिन, इस तरह से अगर रिप्लेसमेंट होगा तो ये ट्रांजिशन है। ट्रांसवर्सन में इसका उल्टा होता है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, यानी एडेनिन गुआनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन और साइटोसिन। तो इस तरह से ये है सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट प्रकार इसका क्या है, टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रैंड ले लें डीएनए का, उसमें ये बेस पेयर्स हैं CAT GAT CAT GAT CAT GAT, कैट गैट कैट गैट कैट गैट। याद रखने के लिए ये बहुत आसान है। तो इसका जेनेटिक कोड, क्योंकि आपको पता होगा कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड होता है 3 अक्षर का, तो इनमें से 3 बेसेस का ये कोड होता है। तो CAT GAT कैट गैट ये सब कोड्स हैं। अब बाय चांस अगर ये 4th पोजीशन पे मान लीजिए ग्वानिन है, तो ये अगर डिलीट हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, तब क्या होगा कि ये जो ट्रिपलेट कोड है, ये सारे कोड्स चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? CAT G हट गया तो ATC ATG ATC ATG, CAT ATC ATG ATC ATG, इस तरह से ये पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जो होगा डीएनए का वो बदल जाता है। इसीलिए इसका नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब एक और प्रकार है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो नेचर में हमेशा होते रहता है और हज़ारों लाखों में एक एनिमल में, प्लांट में हो ही जाता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन है जो कि किसी बाहरी चीज़ों से, केमिकल्स या एक्सरे, गामा रेज, इन सब से होता है, तो इसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, मस्टर्ड गैस से होता है, हाइड्रोजीन से होता है, हाइड्रोक्साइल अमीन से होता है, इस तरह से बहुत सारे केमिकल से ये हो सकता है। अब है कि ये सारे प्रकार थे जीन म्यूटेशन के। जीन म्यूटेशन का रोल क्या है इवोल्यूशन में? इवोल्यूशन के बारे में हुगो डिवेरिस ने कहा है, उनका म्यूटेशन थ्योरी है। उन्होंने कहा है कि ढेर सारे जीन म्यूटेशन अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आगे के जनरेशन्स में ये स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, क्योंकि ढेर सारे जब नए कैरेक्टर्स किसी एनिमल या प्लांट में आ जाएंगे तो नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन उससे हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में म्यूटेशन का रोल है। अब रोल म्यूटेशन का हम प्लांट के इम्प्रूवमेंट में भी है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ में और प्लांट के वैरायटीज़ को, जो हमारे यूज़फुल प्लांट हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट का, गेहूं का एक वैरायटी है शरबती सोनारा। ये मैक्सिकन वैरायटी है और इसमें प्रोटीन का अमाउंट 9 to 14% इंक्रीज़ कर दिया गया है साइंटिस्ट सबके द्वारा। फिर कैस्टर में एक वैरायटी है, उसका नाम है अरुणा। इसमें भी इसका यील्डिंग कैपेसिटी और मैच्योरेशन टाइम ये कम हो गया है। पेंसिलियम, जिससे हमको पेंसिलिन मिलता है, इसका भी क्वांटिटी बढ़ गया है, पेंसिलिन का यील्ड बढ़ गया है म्यूटेशन के कारण। इस तरह से 150 इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, म्यूटेटेड वैरायटीज़ हैं प्लांट्स के, जो साइंटिस्ट लोगों ने लैब में तैयार किए हैं। तो ये रोल है म्यूटेशन का इवोल्यूशन में भी और प्लांट्स के इम्प्रूवमेंट में भी, जिससे कि मैनकाइंड के बेनिफिट में इसको यूज़ किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर जीन म्यूटेशन। थैंक यू।